अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामूविजू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है सोलवेंट इफेक्ट इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अहम पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो ये है कि हम सोलवेंट के इफेक्ट को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों डिस्कस करते हैं और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करके जब भी हम किसी भी सैंपल का एनालिसिस करते हैं ना, तो उसके लिए ये कंडीशन है, ये रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा सैंपल है वो इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन हो। और सोल्यूशन बनाने के लिए ना किसी भी सैंपल का हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। उस सैंपल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन बनकर आएगा। ठीक है, अब उस सॉल्वेंट का हमारे सैंपल पर, यानी कि जो सैंपल हमारे एक्ट एज ए सोल्यूट कर रहा है इन सोल्यूशन, अब उस सॉल्वेंट का उस सैंपल पर क्या इफेक्ट होता है आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल से। हम आप जानते हैं कि जब हम किसी यूवी विजिबल रेडिएशन की रेंज वाला फोटोन, ठीक है, यूवी विजिबल की रेंज वाला फोटोन किसी भी सैंपल से पास करवाते हैं ना, जब यूवी विजिबल रेडिएशन सैंपल से पास करते हैं तो हमारा सैंपल उस आने वाली रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है आने वाले फोटोन ऑफ लाइट को, जो बेसिकली यूवी विजिबल लाइट का है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट होता है क्या, उस एब्जॉर्प्शन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एनर्जी डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा, अगर आपके पास आपका एक ग्राउंड स्टेट है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होगी ना, जब सैंपल से लाइट को पास करा जाएगा तो इस ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट यानी सिग्मा स्टार की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। और ये कब होती है, जब यूवी विजिबल रेडिएशन को हमारे पास सैंपल से पास करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वो वेवलेंथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो वेवलेंथ जिस पर ये एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। वो वेवलेंथ जिस पर ये एब्जॉर्प्शन होनी है, अब वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी या कम होगी, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो मैंने आपके सामने लिख दी है। मैं पॉइंट दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। द वेवलेंथ एट विच दिस एब्जॉर्प्शन अकर, एब्जॉर्प्शन होने के नतीजे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। ठीक है जी, द वेवलेंथ एट विच दिस एब्जॉर्प्शन अकर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो हमें बताएगी कि हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है या पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ईटी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड वन इज सोलवेंट यूजेज। जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चार फोर टाइप्स की होती है जब हम किसी यूवी विजिबल लाइट को सैंपल से पास करवाते हैं। कौन कौन सी चार टाइप्स होती हैं, एक तो सिग्मा से सिग्मा स्टार, एक है हमारे पास सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है, एनर्जी डायग्राम से देख लेते हैं। एक है हमारे पास एन से सिग्मा स्टार, और तीसरी है पाई से पाई स्टार, और एक होती है एन से पाई स्टार। ठीक है जी, तो ये फोर टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है जिनकी डिटेल मैं प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि हमारी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होगी कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होती है उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का भी इफेक्ट होता है। अभी तक मैंने इस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी इस टॉपिक को। ठीक है, सोलवेंट का यूजेज ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये कवर हो चुका है। इसे आप मेरी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आज हमने क्या पढ़ना है, सोलवेंट का इफेक्ट क्या होता है, सोलवेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी पहले ही लेक्चर के स्टार्ट में। मैंने आपको बता दिया था कि सैंपल का सोल्यूशन फॉर्म में होना जरूरी है और सैंपल का सोल्यूशन बनाने के लिए सोलवेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब सोलवेंट की ना दो टाइप्स होती हैं, एक सोलवेंट होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर सोलवेंट। ठीक है, पोलर सोलवेंट और नॉन पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट कौन से हो सकते हैं, आपका एथेनॉल, मेथानॉल, वाटर, लिक्विड अमोनिया, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं जो आपके पास पोलर सोलवेंट में इंक्लूड होती हैं। नॉन पोलर सोलवेंट आपके कौन कौन से हो सकते हैं, बेंजीन हो सकता है, इथर हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है। ठीक है, तो ये सोलवेंट की दो टाइप्स है बेसिकली। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको जनरली जो इनका ओवरऑल इफेक्ट होता है ना, सोलवेंट करता क्या है, ठीक है, वो मैं आपको इफेक्ट बताऊंगी। उसके बाद ये जो इसकी दो टाइप्स है ना, पोलर सोलवेंट और नॉन पोलर सोलवेंट, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे ना ये ओवरऑल इफेक्ट को हम सबसे पहले ओवरऑल इफेक्ट है जो सोलवेंट का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सोलवेंट का जो सबसे पहला इफेक्ट होता है ना वो ये है कि ये एनर्जी डिफरेंस को
एनर्जी गैप को इफेक्ट करता है। एनर्जी गैप क्या है? ये वाला एनर्जी गैप, जिन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन होनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसकी बात कर रहे हैं। ये उसको इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो हम इन दोनों टाइप्स को जब डिस्कस करेंगे ना, पोलर एंड नॉन पोलर सोलर, उसमें उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। दूसरा है जी, पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड को भी ये इफेक्ट कर सकता है हमारा जो सोलवेंट होता है। पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड से क्या मुराद है कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा, एब्जॉर्प्शन बैंड क्या है? बेसिकली स्पेक्ट्रम जो हमें ऑब्टेन होते हैं ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास सैंपल का एनालिसिस करने के बाद एंड पे जाके हमें एक रिजल्ट देता है जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बेसिकली वो एक ग्राफ होता है बिटवीन वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के दरमियान, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह की एब्जॉर्प्शन पीक्स हमें ऑब्टेन हो रही होती हैं। ठीक है जी, तो ये एब्जॉर्प्शन बैंड होता है। इसको बैंड क्यों बोलते हैं ये भी समझ लें स्टूडेंट्स। जब सैंपल सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम में चीज ऑब्टेन होगी ना, रिजल्ट ऑब्टेन होगा, उससे कहेंगे एब्जॉर्प्शन लाइन। ठीक है, वो सिर्फ सिंगल लाइन होगी जो हमारे स्पेक्ट्रम में हमें दिखाई देगी। लेकिन अगर हमारा सैंपल एक ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि रेंज ऑफ वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो एज अ रिजल्ट स्पेक्ट्रम में हमारे पास बैंड्स ऑब्टेन होते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा आप और क्लियर कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैंपल है वो सिर्फ सिंगल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, से आप कह लें कि 546 नैनोमीटर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, सिर्फ सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, तो एज अ रिजल्ट स्पेक्ट्रम में हमें एब्जॉर्प्शन लाइन मिलती है। लेकिन अगर वो एक रेंज को सैंपल एक वेवलेंथ की रेंज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, से 500 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, उसने इस रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, ये रेंज है ना वेवलेंथ की, तो एज अ रिजल्ट स्पेक्ट्रम में हमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि एब्जॉर्प्शन बैंड किसे कहते हैं। पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड से क्या मुराद है कि आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी या रेड शिफ्ट होगी, यानी कि जो आपका स्पेक्ट्रम है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। तीसरा इसका क्या इफेक्ट होता है वो है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। ए भी क्या है? एब्जॉर्प्शन बैंड है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। इंटेंसिटी से क्या मुराद है कि आपकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ई मैक्स हाई आएगी या लो आएगी, यानी आपके पास हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट शो होगा, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट शो होगा या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट शो होगा। ये भी हमारे पास सोलवेंट डिसाइड करता है। देख लें, सोलवेंट के तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ओवरऑल होते हैं, चाहे वो पोलर सोलवेंट हो या वो नॉन पोलर सोलवेंट हो, वो इन तीन चीज़ों को इफेक्ट जरूर करता है और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो पहला हमारा टॉपिक है पोलर सोलवेंट क्या होते हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया है कि सोलवेंट की दो टाइप है, पोलर और नॉन पोलर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पोलर को और सेकंड हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर सोलवेंट को। ठीक है जी, पोलर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है? इट कैन स्टेबलाइज आइदर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ईटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मैं दोबारा से बताती हूँ, ईएस क्या है? एक्साइटेड स्टेट, जीएस ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ईटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी कि पॉइंट में मैंने ये लिखा है कि पोलर सॉल्वेंट आपकी एक्साइटेड स्टेट को भी स्टेबलाइज कर सकता है, ग्राउंड स्टेट को भी स्टेबलाइज कर सकता है। पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है? स्टेबलाइज करना, या तो ग्राउंड स्टेट को करेगा या वो एक्साइटेड स्टेट को करेगा। लेकिन वो किस केस में किसको करेगा वो डिपेंड करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर डिपेंड करता है कि पोलर सॉल्वेंट ने एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करना है या ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज करना है, और किसको करेगा, कैसे वो स्टेबलाइज करेगा, यही हमने आज इसको डिस्कस करना है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की मैंने दो टाइप्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी? सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखी सिर्फ दो है, तो इसकी रीजन क्या है? हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसकी एक लिमिटेशन है, वो ये है कि वो हाई एनर्जी रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाता। सिग्मा से सिग्मा स्टार जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है, इसी तरह हमारे पास एन से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इनकी एनर्जी हाई चाहिए होती है हमें। ठीक है, तो वो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की लिमिटेशन है कि वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है जो हमारे पास लैब्स में मौजूद होते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर जो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनको डिस्कस करते हैं वो हमारे पास पाई से पाई स्टार या एन से पाई स्टार होती है। रीज़न क्या होती है? ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं। ठीक है जी, इनको करवाने के लिए ना थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू पाई से पाई, सॉरी, सिग्मा से सिग्मा स्टार और एन से सिग्मा स्टार, इसमें एनर्जी कम रिक्वायर होती है। ठीक है, तो हम पोलर सोलवेंट का इफेक्ट देखने जा रहे हैं। हमने पढ़ा कि वो एक्साइटेड स्टेट को भी स्टेबलाइज कर सकता है, ग्राउंड स्टेट को भी स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन वो किस स्टेट को किसको स्टेबलाइज करेगा, एक्साइटेड को या ग्राउंड को, ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैंने आपको दो लिख दी है, क्यों लिखी है ये भी बता दिया है। पहले ये पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। मैंने पहला इसमें ये पॉइंट लिखा है कि पाई से पाई स्टार जब ट्रांजिशन होती है तो इसमें एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज होती है, ठीक है, और आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि रेड शिफ्ट, लोंगर वेवलेंथ वाली शिफ्ट ये शो होती है। अच्छा, सबसे पहले तो ना आपको ये पता हो कि ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है इन केस ऑफ पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। ये जो पाई है ना ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये देखिए ये वाला पाई, ठीक है, और जो आपका पाई स्टार है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होनी है उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो जो आपका पाई स्टार है ये बेसिकली एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट यहाँ से यहाँ यानी यहाँ से यहाँ इसकी तरफ पाई स्टार की तरफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर होनी है, ठीक है। पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि एक्साइटेड स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करता है पोलर सोलवेंट। अब ऐसा क्यों है और वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को क्यों शो करता है, रेड शिफ्ट क्यों शो करता है, इसकी क्या रीजन है। रीजन मैंने आगे लिखी है कि जो एक्साइटेड स्टेट है ना आपकी एक्साइटेड स्टेट है इसकी डाइपोल मूवमेंट हाई होती है एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। पहले ना आप ये समझे कि डाइपोल मूवमेंट होती क्या है, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी डाइपोल मूवमेंट हाई क्यों है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, यानी क्यू चार्ज होता है और आर डिस्टेंस होता है। मैंने लिखा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है आपकी जो डाइपोल मूवमेंट है ये भी इंक्रीज होती जाती है। अभी ऐसा क्यों है कि आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है और एक्साइटेड से ज़्यादा स्टेबलाइज है। स्टूडेंट्स ये देखें इस वाली डायग्राम की तरफ आए। पहली बात तो ये पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन को जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जिस भी मोलिक्यूल में पाई बॉन्ड मौजूद है ना तो उसमें ये बात कन्फर्म है कि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद होगा। तो यानी कि हमारा जो एनर्जी डायग्राम हम ड्रा करेंगे वो सिग्मा बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे ना, पहले सिग्मा आएगा फिर पाई फिर नॉन बॉन्डिंग एन आएगा फिर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार और सिग्मा स्टार आएंगे, ठीक है जी। यानी कि जो हमारा ओरिजिन होगा ना एनर्जी डायग्राम का वो सिग्मा होगा। अब सिग्मा से पाई का देखें कितना गैप है, ये कम है। और अगर सिग्मा से ये ना आप इसको ये ना माने कि ये हमारे पास इस वक्त ग्राउंड स्टेट है, आप इसको जस्ट ये कंसेप्ट ध्यान में रखें कि इस वक्त ये जो सिग्मा है ना ये हमारी बेस है, ठीक है, या कह लें कि ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से पाई का जो हमारी ग्राउंड स्टेट है उसका फासला देखें। अब इस ओरिजिन से पाई स्टार जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होनी है उसको देखें, तो ये फासला ज़्यादा है। ग्राउंड ये जो आपकी ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्साइटेड स्टेट का फासला ज़्यादा है और ओरिजिन से ग्राउंड स्टेट का फासला कम है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट का हमारे ओरिजिन से फासला ज़्यादा होने की वजह से, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आपकी डाइपोल मूवमेंट हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट आपकी डिपेंड करती है किस पे, चार्ज पर और डिस्टेंस पर, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा आपकी डाइपोल मूवमेंट बढ़ जाएगी। इसी वजह से आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी डाइपोल मूवमेंट हाई होती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है एक्साइटेड स्टेट की डाइपोल मूवमेंट हाई है। क्यों हाई है, किस तरह हाई है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि जो पोलर सॉल्वेंट है इंटरैक्ट मोर स्ट्रॉन्गली विद एक्साइटेड स्टेट। क्यों भाई? एक्साइटेड स्टेट की डाइपोल मूवमेंट हाई है, जो हमने सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो पोलर है, उसकी भी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट है। एक डाइपोल मूवमेंट पोलर सॉल्वेंट की है, एक एक्साइटेड स्टेट के, दोनों आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे, ठीक है। क्या होगा? इंटरेक्शन शो होगा, ठीक है। जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, हमारे पास डेल ई इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को फ्रॉम द ओरिजिन ग्राउंड स्टेट तक कितना है और एक्साइटेड स्टेट तक कितना है। अब एक्साइटेड स्टेट का ज्यादा है तो उसकी डाइपोल मूवमेंट हाई है। जब उसकी डाइपोल मूवमेंट हाई है एक्साइटेड स्टेट की तो पोलर सॉल्वेंट एक्साइटेड स्टेट के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करेगा। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने अपने अल्फाज को दोबारा से रिपीट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि डेल ई डिक्रीज हो रहा है। अब इसको जरा गौर से सुनिएगा कि डेल ई जो फासला है वो डिक्रीज हो रहा है, वो किन के दरमियान है, वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डेल ई जो है ना हमारे पास ये एनर्जी का गैप है, और एनर्जी का गैप मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं। एक तो हमारी ग्राउंड स्टेट जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होनी है और जिसकी तरफ होनी है एक्साइटेड स्टेट, उसके दरमियान जो फासला है वो कहते हैं कम हो रहा है। यानी कि जो पाई से पाई स्टार का जो फासला है, एनर्जी गैप है, एनर्जी का डिफरेंस है, वो कम होता जा रहा है, ठीक है। क्यों कम होगा ये वाला? क्यों? अब ये कम क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास पोलर सॉल्वेंट ने एक्साइटेड स्टेट के साथ स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट किया है। वो जो इंटरेक्शन होगा ना एक्साइटेड स्टेट का और पोलर सॉल्वेंट का, उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि इन दोनों के दरमियान फासला कम हो गया, ठीक है। रीजन समझ आइए आपको कि मैंने क्या बताया कि फासला कम क्यों हुआ है, एनर्जी का गैप क्यों कम हुआ है। अब एनर्जी के गैप ही कम होने का क्या मतलब है कि आपका जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एनर्जी का और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी का गैप कम होता जाएगा आपके पास जो वेवलेंथ है
फोटोन की, जो आने वाली यूवी विजिबल रेडिएशन का फोटोन है उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, हमें ज़्यादा वेवलेंथ का फोटोन देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस कम हो गया है बिटवीन जो इन दो लेवल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही थी। ठीक है, ये डिक्रीज हुआ, लैम्डा आपका इंक्रीज हो गया, वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो गई। वेवलेंथ के इंक्रीज का क्या मतलब है कि आपकी रेड शिफ्ट शो होगी। देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम में ना आपके पास कुछ ये कलर्स शो होते हैं, तकरीबन 7 होते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं विब ग्योर, VIBGYOR, ये इसका निमोनिक्स है। ठीक है जी, मैं आपको बता देती हूँ। वी क्या है, वोयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज के लिए, और आर होता है रेड के लिए। ठीक है, अब ये बात गौर से सुनिएगा, विजिबल स्पेक्ट्रम में जब हम ये एक निमोनिक यूज करते हैं ना, विब ग्योर वाला, ठीक है, ये ना कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इधर से ना इसकी तरफ ऐसे जब हम जाएंगे तो हमारी जो वेवलेंथ है, लैम्डा है, वो हमारे पास इंक्रीज होता जाता है। यानी कि रेड वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसका जो लैम्डा है, उसकी वेवलेंथ एज कम्पेयर टू वॉयलेट ज़्यादा होती है। रेड की ज़्यादा होगी और वॉयलेट की कम होगी। इसी तरह इंडिगो की वॉयलेट से, ब्लू की वॉयलेट और इंडिगो इंडिगो से ज़्यादा होगी, और रेड की इन सब से ज़्यादा वाली वेवलेंथ होगी। इसकी अरेंजमेंट जो होती है ना, आपको अरेंजमेंट के लिहाज से मैंने आपको एक निमोनिक बता दिया है, जिससे अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ये भी अच्छे से याद हो जाएगा कि भाई वेवलेंथ किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। अब हमारी बात हो रही है कि एनर्जी का डिफरेंस है ना जो, वो कम हो गया है। आपका जो लैम्डा है, आपकी वेवलेंथ है, वो इंक्रीज हो गई है। वेवलेंथ के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपके पास रेड वेवलेंथ आएगी, यानी आपके पास रेड शिफ्ट शो होगी। आपकी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, रेड वेवलेंथ आएगी आपके पास। और आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट को, रेड शिफ्ट को ही हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है जी, तो आपको हमारे पास स्पेक्ट्रम में बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट आपको नजर आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था ना कि सोलवेंट का ओवरऑल इफेक्ट मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद अप्लाई करके बताऊंगी पोलर और नॉन पोलर के ऊपर। तो ये जो मेरा पहला पॉइंट है ना, एनर्जी का डिफरेंस को इफेक्ट करता है हमारा पोलर सोलवेंट, वो मैं बता चुकी हूँ। पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, ये भी मैं बता चुकी हूँ। जब पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है, पोलर सोलवेंट यूज कर रही हूँ, तो क्या होता है आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट यूज होती है। एब्जॉर्प्शन बैंड की जो पोजीशन है वो रेड वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। समझ आया आपको क्या होता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, इस पर क्या असर होता है। ठीक है जी, अब हमारे पास स्टेबलाइजेशन होगी है किसकी, एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट के स्टेबलाइज होने की वजह से आपका एनर्जी का डिफरेंस कम हो गया था, एनर्जी का डिफरेंस कम हो गया है। तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स के पास है ज़्यादा चांसेस है जंप करके आपकी एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाने के। क्या मैं कह रही हूँ, पाई और पाई स्टार के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम हो चुका है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ट्रांजिशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ट्रांजिशन मोर अलाउड। जब ऐसा काम होगा तो क्या होगा, आपके पास हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, यानी आपकी जो ई मैक्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांजिशन जब ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ई मैक्स भी आपकी इंक्रीज हो गई है। इसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, अब आपने क्या बात याद रखनी है, पोलर सोलवेंट यूज करें और ट्रांजिशन आपकी हो सिग्मा से सिग्मा स्टार, तो उस वक्त क्या होता है, आपके पास एनर्जी का डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो रेड शिफ्ट शो करता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करता है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड का क्या होता है कि लैम्ड आपकी जो ई मैक्स है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट हुआ, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट आपका शो होगा। ठीक है, अब दूसरी हमारी ट्रांजिशन रहती है पोलर सोलवेंट के अंदर ही हम उसको डिस्कस करते हैं, वो है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगी। ठीक है जी, दूसरा हमारा क्वेश्चन है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। सोलवेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं भाई, पोलर सोलवेंट यूज कर रहे हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैंने आपके साथ दो डिस्कस करनी थी, एक डिस्कस हो चुकी है, एक रहती है, उसको डिस्कस करते हैं। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, एन क्या होगा ग्राउंड स्टेट, पाई स्टार क्या होगा एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है जी, तो इस केस में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट, जी एस स्टैंड फॉर ग्राउंड स्टेट, ज़्यादा स्टेबलाइज होती है और हमारे पास ब्लू शिफ्ट शो होती है। अब हमने इसकी रीज़न ढूंढनी है कि भाई ऐसा क्यों है कि ग्राउंड स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज होती है और आपके पास ब्लू शिफ्ट शो होती है, यानी शॉर्टर वेवलेंथ शो होती है। तो इसकी रीज़न ये है कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा क्यों है, मैंने कहा एन से पाई स्टार की तरफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होनी है, यहाँ पे एनर्जी डायग्राम की तरफ एन से पाई स्टार की तरफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो होनी है। एन हमारे पास बेसिकली क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो वो जाहिर बात है क्या करेंगे, जब पोलर सोलवेंट यूज करेंगे उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेल्प कर लेंगे, क्योंकि पोलर सोलवेंट अपनी डाइपोल मूवमेंट की वजह से और इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन भी शो करता है। पोलर सोलवेंट इंटरेक्शन शो करेगा ना जब सोल्यूट के साथ,
तो हमारे पास लोन पेयर मौजूद है, हमारे पास जो हमारी ग्राउंड स्टेट है उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, हमारा जो सोलवेंट होगा अब ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारा एक इंटरेक्शन डेवलप हो चुका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी बिटवीन आवर सैंपल और सोलवेंट के दरमियान, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ग्राउंड स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर थे। यहाँ तक आपको समझ आया? अगला हमारा पॉइंट है कि आपकी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा स्टेबलाइज हो गई है, तो इसका नतीजा क्या निकल के आएगा, रिजल्ट क्या होगा, आपकी ट्रांजिशन फॉरबिडन हो जाएगी, यानी कि ट्रांजिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है और एनर्जी का डिफरेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए ना। जब हमारे पास एन ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, एन जो हमारी ग्राउंड स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो गई है एज कम्पेयर टू हमारी जो एक्साइटेड स्टेट थी, यानी कि जो पाई स्टार था। एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होनी थी, अब एन हमारी ग्राउंड स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज हो गई है, तो चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यकीनन कम हो जाएंगे। ठीक है, जब वो चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एनर्जी का गैप है ना वो बढ़ गया है। एनर्जी का गैप है ना एन और पाई स्टार के दरमियान वो इंक्रीज हो जाएगा। एनर्जी का गैप के इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि आपका जो लैम्डा है, आपकी वेवलेंथ है, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जब ये वाला इफेक्ट होता है ना कि लैम्डा आपकी आपकी वेवलेंथ कम हो जाती है, तो उस वक्त हमारे पास जो शिफ्ट हमें मिलती है वो हमारे पास ब्लू शिफ्ट होती है। ठीक है, आपके पास लैम्डा के कम होने का मतलब क्या है कि आपका जो पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो जिसकी वजह से आपको कौन सी शिफ्ट मिलती है, ब्लू शिफ्ट मिलती है। ठीक है, अब लैम्डा के कम होने की वजह से क्या होता है, आपका हाइपोक्रोमिक इफेक्ट शो होता है। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट के शो होने का मतलब है आपका जो ई मैक्स है वो कम हो गया। ठीक है जी, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है कि भाई एन हमारे पास क्यों ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया है। भाई ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में क्या मौजूद है, लोन पेयर है। जब लोन पेयर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है सोलवेंट के साथ, तो वो क्या स्टेबलाइज नहीं हो जाएंगे। जब ग्राउंड स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी तो चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कम हो जाएंगे। जब ये वाला काम होगा ना तो एनर्जी का जो गैप है एन और पाई स्टार के दरमियान भाई वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होनी थी, एक्साइटेशन होनी थी, उसके चांसेस कम हो चुके हैं। वो एनर्जी का गैप जब ज़्यादा होगा ना तो उसकी वजह से आपका जो लैम्डा है वो कम हो जाएगा, वेवलेंथ आपकी कम हो जाएगी। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, एक तो ब्लू शिफ्ट शो होगी क्योंकि लैम्डा भी कम हो गया है, और दूसरा आपका हाइपोक्रोमिक इफेक्ट शो होगा। हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब होता है कि आपकी जो ई मैक्स है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, वो इस केस में कम हो गई है जब हमारे पास एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है और आप सोलवेंट कौन सा यूज कर रहे होते हो, पोलर सोलवेंट यूज कर रहे होते हो। ठीक है जी, तो मैंने आपको एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जब होती है तो उसमें आपको मैंने डेली का भी बताया क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज हो रहा है। पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड का भी बताया कि जो आपका एब्जॉर्प्शन बैंड है वो टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और वो शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी है, ब्लू शिफ्ट है। ठीक है जी। और तीसरा, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में मैंने क्या बताया, जब आप नॉन पोलर सोलवेंट यूज कर रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपकी हो एन से पाई स्टार, इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट शो होता है, आपके पास हाइपोक्रोमिक इफेक्ट शो होता है, आपकी ई मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल इफेक्ट था किसका, पोलर सोलवेंट का। लेकिन अभी हमारे पास एक और सोलवेंट की टाइप रहती है, वो है नॉन पोलर सोलवेंट। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, नॉन पोलर सोलवेंट जब हम यूज करते हैं ना स्टूडेंट, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ये ना तो एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करता है और ना ही ये ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज करता है। मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख भी दिया है, कांट स्टेबलाइज आइदर एक्साइटेड स्टेट, ई एस स्टैंड फॉर एक्साइटेड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट, दोनों स्टेट को स्टेबलाइज ही नहीं कर रहा। अब कॉमन सेंस है, अगर आप इसे खुद सोचेंगे, फोकस करें, जब दोनों स्टेट को स्टेबलाइज नहीं कर रहा तो उसकी वजह से आपके पास कोई भी शिफ्ट शो नहीं होगी। उसकी रीज़न हम देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे कि ये क्यों शिफ्ट शो नहीं होती। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है कि ये क्यों नहीं करता एक्साइटेड स्टेट को या ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज। की रीज़न ये है कि नॉन पोलर सोलवेंट की जो डाइपोल मूवमेंट है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर सोलवेंट की डाइपोल मूवमेंट कम है, सिग्निफिकेंटली कम है। दूसरी, इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉन पोलर सोलवेंट ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है और ना ही इसकी डाइपोल मूवमेंट पोलर सोलवेंट जितनी हाई होती है कम होती है। तो इन दो रीजन की वजह से ना तो एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज कर सकेगा ना ही ग्राउंड स्टेट को। पीछे मैंने आपको बताया था ना, पोलर सोलवेंट में अगर आपने एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करना है तो डाइपोल मूवमेंट हाई हो, और अगर आपने ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज करना है यानी एन को, तो उसमें लोन पेयर मौजूद होना चाहिए। भाई नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर ये दोनों ही बातें नहीं है, ना तो उसकी डाइपोल मूवमेंट हाई है और ना ही उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डेवलप कर सके। तो इसका नतीजा क्या होगा, ना तो आपके पास रेड शिफ्ट शो होगी ना ही ब्लू शिफ्ट शो होगी।
तो फिर होगा क्या, हमारा जो सोल्यूट है, जो हमारा सैंपल है जिसका हमने एनालिसिस करना है, वो इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट अपनी आइडियलाइज सिचुएशन में रहता है, यानी आइडियल सिचुएशन में रहता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से सॉल्वेंट का इफेक्ट बताया इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।